नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रप्रकाश सिंह आज फिर आप लोगों के सामने कृषि अर्थशास्त्र से जुड़े जनसंख्या नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन, जनसंख्या के महत्व और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में कुछ सीमित जानकारी हासिल की थी। पिछले वीडियो के समापन से आगे आज हम अपनी इस नई वीडियो में आप लोगों को माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कुछ और चीज़ों को तथा उसके पश्चात अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम बिना देर किए आगे चलते हैं। यहाँ से पिछले वीडियो में हमने जो बातें की थी वो बातें यह थी कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अनुसार होती है, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे हमारी जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। और भौतिक या उपभोग के जो संसाधनों में वृद्धि की बात अगर की जाए तो वो अर्थमेटिकल ग्रोथ होती है। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस रेशियो में वृद्धि होती है। और उसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो आ जाएंगे कि शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उसका भरण पोषण, जो उपभोग या भौतिक संसाधन हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, रहने के लिए मकान और सड़क, उद्योग, इन सब चीज़ों की पूर्ति असंभव सी हो जाती है। जनसंख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती रहती है, बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ भविष्यगत अगर सोच आप रखें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में जनसंख्या की मार हम पे भी पड़ने वाली है। जनसंख्या अभी हम जनाधिक्य की व्यवस्था के अंतर्गत हैं। कहने का मतलब हमारे पास अगर 100 लोगों के लिए भौतिक और प्राकृतिक संसाधन हैं, 100 लोग उनमें अच्छे से रह सकते हैं। 100 लोगों का जनसंख्या से अनुकूलतम संयोग अगर स्थापित होना है तो अभी हमारे पास 300 लोग हैं वर्तमान में। आने वाले समय में ज्यों-ज्यों जनसंख्या हमारी बढ़ती जाएगी, मुश्किलें हमको भी होती रहेंगी। तो माल्थस ने कहा क्या है? माल्थस ने कहा है कि शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उसका भरण पोषण लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे हालात में भूखमरी, कुपोषण होना अनिवार्य होता है। जब जनसंख्या, किसी भी देश की बात की जाए, जनसंख्या अधिक हो जाती है, यहाँ देखिए जनसंख्या अधिक हो जाती है तो सारी आर्थिक स्थिति चरमरा सी जाती है, टूट जाती है। आप चाहते हुए भी सभी लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते, सभी लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकते, सभी लोगों को जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं प्रदान नहीं कर सकते। अब आगे माल्थस ने कहा है कि प्रत्येक 25 वर्ष के पश्चात किसी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। अभी जनसंख्या की बात अगर करें तो जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या अपने पड़ोसी मुल्क चीन की है, लेकिन कुछ दार्शनिक और समाजशास्त्री कह रहे हैं कि आने वाले 2 या 4 वर्षों के पश्चात हमारी जनसंख्या
चीन की जनसंख्या के मुकाबले अधिक होगी। और तब ज्यों-ज्यों समय हमारा पास होता जाएगा हमको दिक्कतें ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय और उपभोग के लिए जो प्रति व्यक्ति उपभोग सामग्री की बात की जाए, जो भी ह्यूमन इंडेक्स हैं, वो उनमें हमारा जो स्थान है 100 के प्लस है रैंक हमारी। तो मुश्किलें हम सबको झेलनी पड़ जाएंगी। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए, जनसंख्या वृद्धि दर सदैव उससे अधिक रहेगी। उत्पादन हमारा बढ़ता है, किन किन चरणों में बढ़ता है? 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। और जनसंख्या हमारी कैसे बढ़ती है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इसी क्रम में बढ़ती रहती है। प्रत्येक बार 8 से 16 होगी। और यहाँ उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ऐसे में कहाँ से सामंजस्य हम बैठा पाएंगे? खाने और पीने की वस्तुओं तथा जनसंख्या के बीच में सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। ठीक, जिस कारण, अब यहाँ से हम आते हैं, जिस कारण मानव की संख्या युद्ध, लूटपाट, बीमारी, कुपोषण आदि का शिकार होकर कम हो जाती है। माल्थस ने तो बातें ठीक ही कही हैं। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए, जो दशा, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए भेड़ियों का, कुत्तों का मांस का एक टुकड़ा पकड़ने के लिए वो आपस में ही कट के एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, काट पीट करके। कई लोग उसमें एक्सपायर कर जाते हैं, कई कुत्ते मर जाते हैं। इसी तरह से हम लोग भी एक दूसरे का पाँव खींच कर ही आगे जा सकते हैं। ट्रैक पर चलने के लिए स्पेस इतना कम है कि पूरे देश की जनसंख्या ट्रैक पर चल नहीं सकती, प्लेटफार्म पर चढ़ नहीं सकती, ट्रेन में सफ़र कर नहीं सकती। तब ये होगा कि कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ लोगों को लौट जाना पड़ेगा, ट्रेन नहीं मिल पाएगी, कुछ लोगों को जबरन निकाल दिया जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें जो अभी जानवरों में है वो आने वाले समय में हम लोगों में भी हो जाती है। और एक बहुत मशहूर कहावत है कि प्रकृति अपना समायोजन स्वयं करती है। कैसे करती है स्वयं समायोजन? अभी आपके यहाँ या पूरे वैश्विक स्तर पे एक कोरोना नामक महामारी चल रही है। वो महामारी प्रकृति के समायोजन का बहुत उपयुक्त उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, युद्ध हो जाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उदाहरण का काम करती हैं, जनता के सामने समक्ष उदाहरण का काम करती हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उदाहरण का काम करती हैं। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ से। ठीक, माल्थस का नियम यह सिद्ध करता है कि जहाँ अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी वहाँ मृत्यु दर कम होगी और जनसंख्या जो है पॉजिटिव ग्रोथ में रहेगी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आगे निकलेगी। ठीक, माल्थस की थ्योरी में मृत्यु को जनसंख्या कम करने का सामान्य उपाय माना गया है। मृत्यु को जनसंख्या कम करने का सामान्य उपाय, अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी, कम होगी। कैसे कम होगी वो आप जान ही रहे हैं कि कोई महामारी आती है, कोई लूटपाट की कंडीशन बनती है, या बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। तमाम चीज़ें हैं जिनसे आप ना चाहते हुए भी आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और आपके समाज में मानव समूह की, मानव जाति की संख्या कम हो जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ से, माल्थस के सिद्धांत की विशेष बातें क्या हैं। ठीक, माल्थस के सिद्धांत की विशेष बातें क्या हैं? तो माल्थस के सिद्धांत की जो पहली विशेष बात है वो ये है, भरण पोषण के साधनों द्वारा
जनसंख्या अनिवार्यतः सीमित रहती है। भरण पोषण के जो संसाधन हैं उन संसाधनों पे अगर हम निर्भर हैं, और निर्भर हैं, आप लोग जान ही रहे हो, शिक्षित हो ना, तो इतनी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप चिंतन करिए, मनन करिए कि हमारा समाज कैसे चल रहा है, किस आधार पे टिका हुआ है, समाज में हम एक दूसरे से कड़ी नुमा कैसे जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों पे आप अगर अपने मन में चर्चा करें तो तमाम चीज़ों का जो आप में बातों का डाउट आप में चलता रहता है आपके मस्तिष्क में, वो धीरे धीरे स्वतः दूर हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है माल्थस के सिद्धांत का वो आया है कि भरण पोषण के साधनों द्वारा जनसंख्या अनिवार्यता सीमित रहती है। भरण पोषण के सिद्धांत का संसाधन का मतलब है जीविकोपार्जन की जो वस्तुएं हैं वो अगर आपके यहाँ अधिक हैं तो जनसंख्या आपकी तेज़ी से बढ़ जाएगी, यदि कम है तो, और वो संसाधन भरण पोषण के जीविकोपार्जन के कम हैं तो बढ़ी हुई जनसंख्या मजबूरन कम हो जाएगी। खाने के अभाव में लोग मर जाएंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे सूडान हो गया, साउथ अफ्रीका की कई कंट्रियां हो गई जो भूख की चपेट में अपने जीवन को ना चाहते हुए भी त्यागना पड़ रहा लोगों को वहाँ। और दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जहाँ भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होती है वहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। ये तो बहुत मामूली सी बात है। अगर भरण पोषण के साधन आपके यहाँ अधिक हैं, आपके परिवार में अधिक हैं, तो आपको आपके परिवार की बढ़ती संख्या आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाएगी, आप खुश रहेंगे। और संसाधन आपके पास कम है, आपके यहाँ आर्थिक अर्जन कम हो रहा है, आपके यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है, आय आपकी बहुत कम है, आपके यहाँ हर साल 1-2 बच्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चों के लिए फीस, कपड़े, खाद्य सामग्री, रहने के लिए आवास, इन सब को उपलब्ध कराना मुश्किल काम होगा और आप तब निरंतर संघर्षरत रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बढ़ती जनसंख्या अप्रिय लगेगी। प्रिय कब लगेगी कि आपके यहाँ केवल एक ही बच्चा है और खेत, उत्पादन सामग्री, इनकम आपकी सुपीरियर दर्जे की है, तो आप चाहेंगे कि 1-2 बच्चे और होते तो अकेलापन दूर होता और वो उपभोग करते अच्छे से, हमारे जो भी संसाधन हैं उनका वो उपभोग करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री के मध्य संतुलन बनाने का कार्य महामारी, युद्ध, अकाल, आपदा तथा नैतिक संयम के द्वारा ही संभव हो पाता है, तथा नैतिक संयम के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक। ये बातें हमने पहले भी बता दी थी कि जो सामंजस्य है जनसंख्या और खाद्य सामग्री के मध्य का, उसे बनाने का कार्य महामारी, अभी जो चल रही वर्तमान में वैश्विक महामारी है कोरोना, ठीक, इससे हमें जो है जंग जीतनी है। कैसे जीतनी है? घरों में रहकर, दूरियां बनाकर, बहुत सीमित अपनी सोच को कर लेना है, सफाई पे ध्यान देना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी को छूना नहीं है, ठीक है। और जज्बे अगर आपके ठीक रहेंगे तो आप इस जंग से भी जीत जाएंगे। कहावत है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। जिद बनाइए कि हमें जीतना है कोरोना से। महामारी, युद्ध, अकाल, आपदा, अभी टॉपिक पे आते हैं, और नैतिक संयम, इनके द्वारा संभव हो पाता है। अब हम यहाँ से आते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या तथा भरण पोषण के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती रहती है। अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपने देश का, निरंतर चौड़ी होती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माल्थस ने क्वेश्चन पूछे जाते हैं
नेट वगैरह के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कि पूंजीकरण लाभदायक है या नहीं। किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब गरीब बना रहता है, अमीर अमीर बना रहता है कि नहीं, आवश्यक है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटा दिया जाए, कई बार प्रयास किए गए, कीन्स के रोजगार सिद्धांत इसका विशिष्ट उदाहरण है। कई बार ऐसा प्रयास किया गया कि सभी को समान हक प्राप्त कर दे दिया जाए, समान दर्जा, सभी को कुछ न कुछ न चाहते हुए भी रोजगार दे दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रणाली अपनी शिथिल पड़ जाती है। लोग संघर्ष नहीं करते कमाने के लिए, ललायित नहीं रहते। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहती है तो अमीर तो और लालायित रहता है, पूंजीपति जिसे कहते हैं धनी, वो लालायित रहता है कि हमें अपना क्रेज बनाना है, लोगों के बीच हमारी जो छवि है वो बढ़ते हुए क्रम में आगे जाए, कभी घटे ना। और गरीब जो है संघर्षरत रहता है कि जीने खाने की व्यवस्था हमारी आज की चल जाए, इसलिए हमें जबरन काम करना है, ना चाहते हुए भी काम करना है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो उससे ये सभी लोग काम में लगे रहते हैं, ना चाहते हुए भी सबको काम करना ही पड़ता है, सबकी मजबूरियां रहती हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं यहाँ से आ जाते हैं समृद्ध व धनी लोग जो उत्पादन प्रणाली के स्वामी होते हैं, लाभ कमाते हैं और धन एकत्रित करते हैं तथा जीवन स्तर नीचे न गिर जाए, इस कारण जनसंख्या प्रसार नहीं करते। अब देख लीजिए ना, शिक्षा क्या करवाती है। शिक्षित परिवार की जनसंख्या जो है बहुत छोटी होती है, जिसे आप छोटा परिवार कहते हैं, ऐसी जनसंख्या होती है। जिनके पास शिक्षा नहीं है, भविष्य की कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कोई परिकल्पना जिनके मस्तिष्क में नहीं है, वो अंधाधुंध जनसंख्या प्रसार करते हैं और निरंतर इन्फीरियर लाइफ जीते हैं, संघर्षरत रहते हैं, निम्न दोयम दर्जे का जीवन स्तर जीते हैं, कोई कैडर नहीं होता इनका। ठीक, अब हम आते हैं हाँ, देखिए हमने कहा था ना, माल्थस ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम विकास के लिए हमेशा अग्रसर होकर काम करते रहते हैं। अमीर हैं तो और अमीर बनना है, और गरीब हैं तो खाने के लिए कुछ काम करना है, ऐसी सोच लेकर सभी तबका, पूरे देश का हर छोटा बड़ा तबका निरंतर कुछ न कुछ करता रहता। अब आ जाते हैं हम जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, प्यारे बच्चों यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं, आपके सिलेबस में है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, इसका नाम है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन 1924 एक ब्रिटिश मूल के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1924 में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम आधुनिक जनसंख्या के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आधुनिक जनसंख्या के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है अथवा हानिकारक है, अथवा किसी देश के विकास के लिए कितनी जनसंख्या अनुकूल है, ऐसी तमाम बातें आपके समझ रखता है। ये इनका सिद्धांत जो है कैनन जी का। कैनन जी के मतानुसार अगर हम बात करें किसी देश की
अनुकूलतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? क्या अभी जनसंख्या में प्रसार आवश्यक है? क्या जनसंख्या प्रसार को रोका जाना चाहिए? क्या जनसंख्या जो वर्तमान की है इसे कम किया जाना चाहिए? इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। ठीक, अब यहाँ से आते हैं, देखिए, किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिससे देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। अनुकूलतम जनसंख्या का आशय कैनन के अनुसार वह है जो प्रति व्यक्ति, वर्तमान जनसंख्या जो प्रति व्यक्ति आय को सर्वाधिक कर दे, वही अनुकूलतम जनसंख्या है। तथा जनसंख्या तभी बढ़नी चाहिए जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो रही हो, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसी देश विशेष की जनसंख्या, मान लीजिए एक समय में 10,000 थी, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 5 रुपये थी। अगले वर्ष 20,000 हो गई जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय 15 रुपये हो गई। अगले वर्ष 40,000 जनसंख्या हो गई, प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये हो गई। अगले वर्ष 1,00,000 रुपये हो गई, तो आय कितनी आपकी बढ़ गई? 1,00,000 जनसंख्या पे प्रति व्यक्ति आय 150 हो गई। फिर अगले वर्ष 5,00,000 जनसंख्या हमारी पहुंच गई और प्रति व्यक्ति आय में जो है ऋणात्मक ह्रास हो गया, 50 रुपये का नुकसान हमें हो गया। तो अभी अनुकूलतम जनसंख्या आपके देश की कितनी होनी चाहिए? 1,00,000 होनी चाहिए, क्योंकि 1,00,000 पे हमारी प्रति व्यक्ति आय 150 रुपये है। ठीक है, अभी जो 10,000 पे आपकी प्रति व्यक्ति आय कम थी, वह यह सूचक है कि जो उपलब्ध हमारे यहाँ उत्पादन के संसाधन हैं, 10,000 जनसंख्या उन पे काम नहीं कर पा रही थी, उनसे काम नहीं हो रहा था। जैसे आपको अभी एक दिन में कह दिया जाए कि गेहूं की मड़ाई आप करिए अकेले, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है तैयार फसल दे दी जाए कि इनकी मड़ाई करनी है अकेले, तो आप शायद ना कर पाएँ और आपकी फसल आधी अधूरी मड़ाई हो पाए, आधी अधूरी फसल बारिश में भीग के सड़ गल जाए। वही काम जब कुछ और लोग बढ़ते हैं तो जल्दी होता है, मड़ाई का काम जल्दी हो जाता है। ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो और जल्दी होता है। लेकिन ज़्यादा से जब काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, अनुकूलतम के बाद की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन में मड़ाई का काम तो हो जाएगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो मिलनी चाहिए उससे वो कम हो जाएगी। वही यहाँ हुआ, अभी ये कंडीशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन की है। ओवर पॉपुलेशन होने पे 50 रुपये प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, और अंडर पॉपुलेशन होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा कि जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका दोहन हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं उसके आगे। एक और अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर बोल्डिंग, उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होनी चाहिए, यहाँ से देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वह होनी चाहिए जिस पर जीवन स्तर अधिकतम हो, उच्चतम श्रेणी का हो। ठीक, अब एजम्पशन से देख लीजिए, जो मान्यताएं हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन की, जो मान्यताएं हैं वो 2 मान्यताएं हैं। पहली है कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात स्थिर हो, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात स्थिर हो। दूसरी मान्यता है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पूंजी, स्टॉक, तकनीकी ज्ञान व प्राकृतिक संसाधन स्थिर हो। ठीक, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात स्थिर होने का जो आशय है वह यह है कि ज्यों-ज्यों जनसंख्या हमारी बढ़ती है उसमें नौजवानों की संख्या, जो कार्य करने वाले हैं, बूढ़े और बच्चों को छोड़कर, उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तभी तो अनुपात हमारा स्थिर हो पाएगा और तभी प्रति व्यक्ति आय घटेगी नहीं। अगर बढ़ती नहीं है तो घटेगी नहीं। कहने का मतलब कार्यशील लोगों की जनसंख्या भी बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं या केवल बच्चे बढ़ रहे हैं, नौजवान
हमारे यहाँ घट रहे हों, ऐसा ना हो। ठीक है। दूसरी मान्यता जो है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पूंजी, स्टॉक, तकनीकी ज्ञान व प्राकृतिक संसाधन भी स्थिर होने चाहिए। ये ना हो घटें या बढ़ें, ये सब चीज़ें स्थिर होनी चाहिए, तभी जो है आपका यह नियम वो कार्य कर पाएगा, आदर्श रूप से कार्य कर पाएगा। अन्यथा की स्थिति में इस नियम की मान्यताएं या विशेषताएं आपके देश की जनसंख्या पे लागू नहीं होंगी। अब ठीक है, इतनी चीज़ें हम जान गए। अब हम आते हैं सिद्धांत की व्याख्या पे। सिद्धांत की व्याख्या में हम आते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या से आशय यह है कि वह जन समूह जो किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों एवं अन्य भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हो। वह जनसमूह यानी कि जनसंख्या अगर कम है तब भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो सकता, और यदि जनसंख्या किसी देश की अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, तो भी दोहन तो हो जाएगा, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का दोहन हो जाएगा। दोहन के पश्चात जो फल मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, उससे हमारी पूरी जनसंख्या अपना भरण पोषण या जीविकोपार्जन नहीं कर पाएगी। ठीक है। ना जनाधिक्य होना चाहिए, ना जनाभाव होना चाहिए, यानी कि लोगों की कमी भी ना हो और लोगों की अधिकता ना हो। केवल अनुकूलतम जनसंख्या की बात हो रही कि एक देश के लिए केवल उतने ही लोग होने चाहिए उस देश में जो उस देश की उत्पादन प्रणाली को अच्छे से रन करा सके। इस नियम में हम 3 बातों को पढ़ेंगे सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, जनाभाव, जनाधिक्य और अनुकूलतम जनसंख्या। तो पहले आइए पढ़ते हैं जनाभाव। इसे हम अंडर पॉपुलेशन भी कहते हैं। जनाभाव से आशय यह है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम है और जनसंख्या बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अगर जनसंख्या बढ़ने पर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि उस देश में जनाभाव की स्थिति है। ठीक है। जनाभाव की लोग हैं, लेकिन जितने लोग होने चाहिए उतने लोग हैं नहीं। उतने लोग होते तो हमारा गेहूं आज कट जाता, उतने लोग होते तो हमारी फसल जो है आज फसल की मड़ाई हो जाती, हमारा मकान बन जाता, हमारा यह सामान वहाँ चला जाता, तमाम चीज़ें हो जाती, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरी कंडीशन है जनाधिक्य की, ओवर पॉपुलेशन की। इसको कल के अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हम अलविदा देते हैं। जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखकर हमको सूचित करें, हम उसको तत्काल तुरंत ही उसका निदान करेंगे आपके लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद।